अब पजेसिव नाउन का उपयोग कैसे होता है? वी हैव अंडरस्टूड what is possessive noun. We have understood how to make it. Now how do we use it? And it's very simple. इनका उपयोग कैसे होता है ये आप ऊपर ही सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी अलग से इसके लिए हम बता दें हाउ डू वी मेक दिस संबंध कारक पजेसिव नाउन कैसे बनाते हैं। उदाहरण के लिए द गवर्नर्स गार्ड, गवर्नर के गार्ड। जीवित वस्तुओं के नाम के आगे मैंने पहले ही बताया आपको कि जो जीवित वस्तु हैं, जीवित हैं, चाहे पेड़ पौधे जानवर आदमी, एपॉस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए। का के की उसका मीनिंग आता है। गवर्नर्स बॉडीगार्ड मतलब क्या होता है? द बॉडीगार्ड ऑफ द गवर्नर। तो ऑफ के लिए उपयोग होता है। राम्स बुक्स यानी द बुक्स ऑफ राम, का के की। तो एक तो ये हो गया पजेसिव नाउन का उपयोग। दूसरा द लेग ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे हम ये याद रखिए टेबल जीवित चीज नहीं है। इस नियम को बताते समय मैंने एक बात आपको स्पष्ट की थी कि जब एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं तो व्यक्तिगत नाउन में लगाते हैं तो वो जीवित होना चाहिए, लाइफ, जिंदा, जान। लकड़ी मामिन जानवरों में, पेड़ पौधों के लिए, पुरुष महिलाओं के लिए, उनके लिए लगता है एपॉस्ट्रॉफी। राम्स बुक्स, प्रेसिडेंट्स विजिट। लेकिन अब याद रखें, लेकिन यदि वो निर्जीव है तो उसमें एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे। बुक्स कवर नहीं बोलेंगे, द कवर ऑफ बुक बोलेंगे। बुक्स कवर इज वेरी शैबी। शैबी मतलब गंदी, साफ नहीं दिख, अच्छी नहीं, अस्त व्यस्त, साफ नहीं है, अच्छा नहीं है। बुक्स हाउस, बुक्स कवर इज फैंटास्टिक, गलत है। द कवर ऑफ द बुक होगा क्योंकि वो निर्जीव वस्तु है, बुक जो है निर्जीव है। टेबल्स लेग्स आर ब्रोकन, ये गलत है। द लेग्स ऑफ द टेबल आर ब्रोकन होगा, ऑफ द टेबल। तो निर्जीव वस्तु में आपको एपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है, राइट। ऐसे ही पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट लेकिन यदि होते हैं, एक और मैं बोल रहा हूँ निर्जीव में नहीं लगाना है, पर कई बार हम निर्जीव वस्तु को एक जीवित जैसा मानते हैं। जैसे इंडिया जो है, भारत, इंडिया को हम जीवित मानेंगे कि निर्जीव चीज़ मानेंगे? इंडिया में कोई जान तो है नहीं, सांस लेता हो। ऐसी प्रकृति को भी हम निर्जीव मानते हैं। प्रकृति कोई ऐसी चीज़ तो थोड़ी है जिसमें जान है। ऐसे में क्या बोलेंगे? तब हम यदि उसको हम कोई पर्सोनिफाई कर देते हैं, उसको मानवीकृत कर देते हैं, उसको एक मानव जैसा रूप देते हैं, मानते हैं, तब उसमें एपॉस्ट्रॉफी लगा सकते हैं। इंडिया में जान नहीं है, प्रकृति में जान नहीं है, जीवित नहीं है, वो निर्जीव हैं। डेथ में जान नहीं होती, लेकिन यदि हम उसको एक मानवीकृत रूप दे दें, मानव जैसा उसको उपयोग करें शब्द का, तब उसमें एपॉस्ट्रॉफी लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए इंडियाज हीरोज रिसीव्ड ग्रैंड वेलकम। भारत के जो हीरो थे वो ओलंपिक से आने के बाद उन्हें बहुत शानदार वेलकम दिया गया। इंडियाज हीरोज ऑफ इंडिया बोलते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर इंडिया निर्जीव है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आप एपॉस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं, क्योंकि हमने भारत को एक मानवीकृत रूप दिया है, एक रूप दिया है उसको, आदमी जैसा उसको बर्ताव कर रहे हैं भारत के हीरो, राइट। तो इंडियाज हीरोज। ऐसे नेचर्स लॉज, नेचर यानी प्रकृति निर्जीव है, पर हमने नेचर को एक व्यक्ति का एक साकार रूप देने, साकार व्यक्ति जैसा उसका उपयोग कर रहे हैं
कि प्रकृति के नियम, किसके नियम? प्रकृति के नियम। सो द लॉज ऑफ नेचर, उसको आप नेचर्स लॉज भी बोल सकते हैं, राइट। डेथ्स डोर, मृत्यु के दरवाजे पर खड़ा है वो, तो ही इज देयर एट द डोर ऑफ डेथ, डोर ऑफ डेथ, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे हम डेथ को क्या मान रहे हैं? एक आकार दे रहे हैं, मानवीकृत रूप में उसका, उस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? डेथ्स डोर, एपॉस्ट्रॉफी एस लगा के उसके दरवाजा, डोर माने दरवाजा। उसी प्रकार हम बहुत बार निर्जीव वस्तुओं में, समय में भी निर्जीव का उपयोग करते हैं, स्पेस में भी करते हैं, स्थान और वजन में भी करते हैं। उदाहरण के लिए ए डेज सैलरी, एक दिन की तनख्वाह। ही रिसीव्ड ए डेज सैलरी, ही रिसीव सैलरी फॉर ए डे, उसको हम ए डेज सैलरी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है? समय। ऐसे ही ए वीक्स हॉलीडे, आई एम गोइंग ऑन ए वीक्स हॉलीडे, मैं एक सप्ताह की छुट्टी पर जा रहा हूँ, सप्ताह की छुट्टी। तो मैं ये बोल सकता हूँ आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे फॉर ए वीक। लेकिन अपवाद है ये, जहाँ पर समय, स्थान और उसके साथ वजन, इसके लिए भी हम एपॉस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। ए वीक्स हॉलीडे। और वजन की जैसे बात करें तो वजन में हम बोल सकते हैं ए फुट्स लेंथ, 1 फीट लंबाई, या ए पाउंड्स वेट, 1 पाउंड का, ए केजीज वेट, 1 केजी, 1 किलोग्राम्स वेट, 1 किलोग्राम का वजन ला के दो। गिव मी ए किलोग्राम्स वेट, जो वजन का पत्थर होता है 1 किलो वाला, वो ला के दो। गिव मी ए वेट ऑफ ए किलोग्राम, इसको हम किलोग्राम्स वेट बोल सकते हैं, यद्यपि ये निर्जीव है। इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अंग्रेजी में स्पेस, टाइम और वजन, वेट, स्पेस एंड टाइम, ये तीनों के लिए भी एपॉस्ट्रॉफी लगाया जा सकता है। अब चलिए अगला, कुछ फ्रेज हैं। फ्रेज क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया नहीं होती लेकिन कुछ उसके अर्थ होते हैं, एक से ज़्यादा शब्दों से मिला हुआ रहता है, एक से ज़्यादा शब्दों से मिला हुआ, बिना क्रिया वाला, पर कुछ अर्थ के साथ, उसे फ्रेज बोलते हैं। जैसे एट हिज फिंगर्स एंड्स, एट हिज फिंगर्स टिप्स, क्या मतलब होता है? टिप यानी उंगली का ऊपर का है। अरे रामायण, द एंटायर रामायण इज एट हिज फिंगर टिप्स, द एंटायर रामायण इज एट हिज फिंगर टिप्स। पूरी रामायण जो है वो उसके उंगलियों में वो गिन सकता है, उंगलियों के टिप पे है वो। इतना सरल है, इतना अच्छी तरह उसने एक मुखाग्र कंठस्थ किया है कि फिंगर टिप्स में है। एक दो और उदाहरण इसमें देख लें। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, पूरे दिल के साथ उसने उससे बात की। ही टॉक टू हिम टू हिज हार्ट्स कंटेंट, हार्ट माने दिल, कंटेंट माने संतुष्टि, पूरी दिल की संतुष्टि के साथ। अब ये देखिए क्या शब्द है यहाँ पर, यहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये फ्रेज है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं मुहावरे, कुछ जो एक से ज़्यादा शब्दों से बना होता है, पहली बात। दूसरा, उसमें क्रिया नहीं होती। तीसरा, क्रिया नहीं होते हुए भी उसका कुछ अर्थ रहता है। I ate to my heart's content, I ate to my heart's content, ate माने खाया, ईट से बना एट, मैंने दिल छक के खाया। जब बोलते हैं ना तो I ate to my heart's content. The table, the mathematics table is on his fingertips. Fingers tips देख लीजिए, fingers tips, बहुवचन में एस लगा है, एपॉस्ट्रॉफी लगा है, एस नहीं। हार्ट्स कंटेंट में एपॉस्ट्रॉफी एस लगा है।
और एक और अंतिम, ए बोट्स क्रू। क्रू मतलब क्या होता है? नाविक, बोट के नाविक, और बोट माने नाव। ए बोट्स क्रू, बोट के नाविक, तब भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, राइट। सो विद दिस वी हैव लर्न यूजेस ऑफ पजेसिव केसेस इन फ्रेजेज ऑल्सो। और ये शब्द फ्रेज याद रखें, फ्रेज क्या है, ओके। पजेसिव केस की बात करते हुए अब हम कुछ और उदाहरणों पर, कुछ और ऐसे जनरल सामान्य रूल्स पर चलते हैं जिसमें पजेसिव केस और नाउन का रिलेशन है, संज्ञा का। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा या व्यापार, व्यवसाय, खेलकूद आदि यदि संज्ञाओं की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम स्कूल, कॉलेज आदि बताने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, पजेसिव केस का। मैं फिर से दोहरा दूं, पजेसिव केस का उपयोग हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और बिजनेस या व्यापार, व्यवसाय, नाते रिश्ते, इनको बताने के लिए उनके व्यवसाय के स्थान, व्यापार के स्थान, नाते रिश्ते के स्पेसिफिक्स, ये बताने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं और करते हैं। एक उदाहरण देखिए, शी हैज़ गॉन टू बेकर्स, शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स। अब ये बेकर क्या है? बेकर्स मतलब बेकर की शॉप, बेकरी की शॉप। शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स, शॉप को हमने हटा दिया, व्यवसाय का नाम लिया तो उससे इशारा काफ़ी है। और चूंकि दी लगाया है, ए डेफिनेट आर्टिकल लगाया है, सामने वाला समझ जाता है कौन से शॉप की बात कर रहे हैं, कौन से बेकरी शॉप की बात कर रहे हैं। तो द बेकर शॉप। टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, दैट्स ऑल। टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, मतलब एट लिखा हुआ है, या तो विथ माई अंकल होता तो बात वहीं रुक जाती, लेकिन यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मैं कहाँ खाने जा रहा हूँ। सो टुनाइट आई एम गोइंग टू हैव डिनर एट माई अंकल्स मीन्स व्हाट? अंकल्स हाउस, एट माई अंकल्स हाउस। ही वॉज एजुकेटेड एट गवर्नमेंट हाई स्कूल। एक तो ये तरीका हुआ, और एक होता है हम उस जगह का नाम ले लें, कोई स्कूल का नाम ले लें, खास स्कूल का। ही वॉज एजुकेटेड एट R.D. तिवारीज, फिनिश। ही वॉज एजुकेटेड एट J.N. पांडेज, मीन्स एपोस्ट्रोफी एस मतलब का, J.N. पांडे नाम के स्कूल में। और एजुकेशन की बात हुई है और नाम भी ले लिया है, व्यक्तिगत वाचक नाम लिया है, तो सामने वाले से उम्मीद है कि वह समझ रहा है कि मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ। It is expected that the man in front to whom I am speaking has understood that I am talking about a school by the name J.N. Pandey School, and that I am talking about education. So that means I am talking about a school education, a place school. Okay? So this is how possessive case and use of apostrophe. देखिए आप apostrophe के कितने तरीके के उपयोग आप देख रहे हैं, और का के की। It shortens our writing work, our labor. Next one, when you have doubt कि संज्ञा का प्रयोग हम possessive में करें या preposition of के का साथ करें, तो सामान्य नियम में क्या होता है, possessive का उपयोग हम possession में करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया कि possession मतलब अधिकार, possessive उसी से बना है। You are very possessive about your books. You are very possessive about your books. तुम अपनी किताबों के लिए बहुत एक तरीके से अधिकार बताते हो, बहुत ज़्यादा उसके लिए चिंतित रहते हो। You are very possessive about my mother.
मैं अपने मदर के लिए बहुत ज़्यादा अधिकार जताता हूँ, चिंतित। मैं पसंद नहीं करता कि मेरी मदर को कोई कुछ बोले, कुछ करे, और कोई कुछ ऐसा बोलता है, कुछ ऐसी बात होती है तो मुझे बहुत खटकती है, बिकॉज आई एम वेरी पजेसिव, सो यदि ऐसा हो कि यहाँ पर कभी डाउट हो कि यहाँ पे संज्ञा का उपयोग हम पजेसिव केस में करें या ऑफ के साथ करें, तो सामान्य नियम के अनुसार हम ये देख लें कि क्या उसमें स्वामित्व की बात कर रहा हूँ, मैं अधिकार की बात कर रहा हूँ, ओनरशिप की बात कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो बेहतर होगा कि हम ऑफ लगा दें। जैसे हम बोलते हैं, उदाहरण के लिए एनिमीज डिफीट, यहाँ पे शंका होती है क्योंकि पजेसिव वाली बात नहीं है, यहाँ पे इसमें कोई स्वामित्व वाली बात नहीं है। ये एक घटना बता रहे हैं कि दुश्मनों की पराजय। तो ऐसी स्थिति में जब शंका हो तो बेहतर होगा कि हम ऑफ का उपयोग करें, डिफीट ऑफ एनिमी। हम बोल दें डिफीट ऑफ एनिमी बजाय एनिमीज डिफीट बोलने के, कम इन केस ऑफ डाउट। वैसे आपको पहले बता चुके हैं कि एनिमीज डिफीट इज ऑल्सो राइट। फिर भी कभी कभी हम थोड़ा सा कंफ्यूजन कर जाते हैं, और जैसे प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन एट दिल्ली, और दूसरा है रिसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली। अब दोनों में अंतर क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन एट दिल्ली, रिसेप्शन मतलब क्या होता है? आप लोग बहुत सुने होंगे, रिसेप्शन मतलब शादी में क्या होता है, शादी के बाद लड़के और लड़की के परिवार वाले एक भोजन, भव्य भोज का आयोजन करते हैं ना, उसे रिसेप्शन कहते हैं। तो ऐसे ही रिसेप्शन मतलब भव्य भोज। तो यदि मैं बोलूं प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली, तो इसका मतलब हुआ प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया भोज, प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया रिसेप्शन। और यदि मैं बोलूं रिसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन दिल्ली, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर के आने पर जनता के द्वारा किया गया। अब देखिए दोनों में कितना अंतर। पहला है प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन, प्रधानमंत्री का समारोह, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा, और दूसरे में है रिसेप्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री के लिए। तो ऐसी स्थिति में हमको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, लव ऑफ ए फादर, पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, या बच्चे का अपने पिता के प्रति प्रेम, ये भी लव ऑफ ए फादर, जिसके दोनों अर्थ निकल सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी अर्थ निकल सकता है। द लव ऑफ ए फादर, पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम, और एक और अर्थ क्या है, बच्चों का अपने पिता के प्रति प्रेम। राइट, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे इसके अर्थ हम बदलते हैं, कैसे बदल सकते हैं। वाक्य वही है, ऐसी स्थितियां कम आती हैं, लेकिन और एक बड़ा सीधा नियम है, पजेसिव केस का बड़ा सरल नियम है, कोई इसमें कंफ्यूजन या दुविधा होने वाली बात नहीं, क्योंकि पजेसिव केस यानी पजेस से बना है, पजेसिव से बना है, जिसमें स्वामित्व की भावना हो, जिसमें ओनरशिप की भावना हो, जिसमें अधिकार की भावना हो, वहाँ पर आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं सामान्यतया। और यदि शंका हो तो आप ऑफ कर दीजिए। ऑफ के साथ उपयोग करना कभी गलत नहीं माना जाएगा। ठीक, राइट। पजेसिव केस और संज्ञा से जुड़े हुए बहुत सारे पहलुओं को समझने के बाद अब हम आते हैं एक तरीके से इसके अंतिम पहलू पर, संज्ञा और एपोजिशन। संज्ञा और एपोजिशन, स्पेलिंग देखिए, APPO, ऑपोजिशन नहीं है। ऑपोजिशन मतलब विरोध, ऑपोजिशन, और मैं बात कर रहा हूं एपोजिशन, और हिंदी में उसका अनुवाद जो है वह है समानाधिकरण, समान धन अधिकरण, समान धन अधिकरण, समानाधिकरण। अब ये अपोजिशन क्या है? अपोजिशन देखिए, रामा
our captain made 50 runs. KL Rahul, our one down batsman, made 70 runs. KL Rahul, one down batsman. दो चीजें लिखी हुई हैं। अब ये दोनों क्या हैं? एक ही व्यक्ति हैं। KL राहुल एंड वन डाउन बैट्समैन, ऐसा नहीं है। KL राहुल वन डाउन बैट्समैन, यदि ऐसे दो तीन होते तो हम बिल्कुल स्पष्ट हो जाता कि मैं कौन से राहुल की बात कर रहा हूं जो पहले नंबर पे आता है, मैं कौन से राम की बात कर रहा हूं जो भारत के हमारे यहाँ भगवान हैं, पूजते जाते हैं, मैं कौन से सर की बात कर रहा हूं जो मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, राइट? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इन सच ए केस कैप्टन और राम के साथ केवल स्पष्ट है कि राम के विषय में बताया जा रहा है। यहाँ पर वन डाउन बैट्समैन और KL राहुल के साथ स्पष्ट है कि KL राहुल के बारे में ही बताया जा रहा है। संज्ञा क्या है? KL राहुल। जब एक संज्ञा, अर्थात क्या हुआ, हम देख रहे हैं दो संज्ञा, कैप्टन या किंग और राम, राम द किंग, या राइट, हम यहाँ पे, या राहुल द वन डाउन बैट्समैन, दोनों एक ही व्यक्ति को बता रहा है, एक ही व्यक्ति को बता रहा है। तो जब एक संज्ञा दूसरी संज्ञा के बाद उस संज्ञा की व्याख्या करने के लिए आती है तो वो दूसरी संज्ञा क्या कहलाती है? पहली संज्ञा का एपोजिशन। फिर से सुन लीजिए, जब दो संज्ञाएं, जिस उदाहरण में KL राहुल और फर्स्ट वन डाउन बैट्समैन, ये है, दोनों संज्ञाएं हैं। जब एक से ज़्यादा संज्ञा एक ही व्यक्ति के लिए आती है तो बाद में आई हुई संज्ञा वो क्या होगी? इन एपोजिशन होगी, पहले वाली संज्ञा के एपोजिशन होगी। एपोजिशन का अर्थ है एक शब्द को दूसरे के बराबर रखना। अब बराबर का अर्थ क्या है? बराबर अर्थ ये हुआ कि उसको उस पहले संज्ञा के साथ रखना, समकक्ष रखना, स्पष्ट करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए और स्पष्ट करने के लिए उसको उसके साथ ही रख देते हैं। दूसरी संज्ञा को देखिए, पहले के साथ कैसे रखा? राहुल द वन डाउन बैट्समैन, राहुल द वन डाउन बैट्समैन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो संज्ञाएं हों और दोनों संज्ञाओं का एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा हो, when it is aiming towards one and the same person, both the nouns, in that case the second noun is in apposition for the first noun. Am I clear? So now we come to few other examples, and that is Kabir, the great poet, has written many dohas. तो मैं किस कबीर की बात कर रहा हूँ? कबीर द सेंट वॉज बॉर्न इन 14th century। मैं किस कबीर की बात कर रहा हूँ? स्पष्ट हो गया। मैं फिल्म हीरो कबीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉलीवुड के हीरो कबीर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किस कबीर की बात कर रहा हूँ? कबीर द सेंट, कबीर द रिफॉर्मर। कबीर द रिफॉर्मर वॉज ए वीवर। वीवर मतलब टू वीव माने बुनना, वीव यानी बुनना। बुनाई करते ना, सिलाई बुनाई, उसमें बुनने का अर्थ होता है वीवर। तो कबीर क्या थे हिंदी में? वीवर को क्या बोलते हैं हिंदी में? जुलाहा, जुलाहा थे। तो कबीर द वीवर, तो हम क्या बोल रहे हैं? कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वॉज ए वीवर। अब कबीर, ग्रेट रिफॉर्मर, दोनों एक ही व्यक्ति के लिए। यस्टरडे आई मेट योर अंकल, बहुत सादा उदाहरण आपके लिए। यस्टरडे आई मेट योर अंकल द डॉक्टर, मतलब मैं किस अंकल की बात कर रहा हूँ? आपके तो कई अंकल हैं। इससे पहले आप पूछें कि कौन से अंकल से मिले भाई, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? आई मेट योर अंकल द डॉक्टर। आपको मैं कहता हूँ टुडे मॉर्निंग आई मेट योर ब्रदर,
younger one. Today I met your brother, the younger one. तो मैं किस भाई की बात कर रहा हूँ? छोटे भाई की. So the second noun is in apposition. The second noun is in apposition. Now, one more clarity required on this. एक और थोड़ा स्पष्टीकरण. पहले में जो हमने वाक्य बताया, कबीर द रिफॉर्मर, इसमें नाउन इन एपोजिशन. कबीर क्या है? करता है. कबीर क्या है? करता है. और कर्ता को मैंने आपको बताया था नॉमिनेटिव केस कहते हैं. और कर्म को क्या कहते हैं? कर्म को हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. तो पहले में यदि नाउन इन अपोजिशन में कर्ता कारक है तो नॉमिनेटिव केस. दूसरे वाक्य में नाउन इन अपोजिशन कर्म कारक केस में है. दूसरा वाक्य कौन सा था? आई मेट योर अंकल द डॉक्टर. आई मेट योर अंकल. आई करता है. अंकल कौन है? कर्म है. अंकल कौन है? कर्म कारक हैं. और कर्म कारक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्यूजेटिव केस. और तीसरा वाक्य यदि एक और हम देखें तो वो है, हैव यू सीन गांगुली द आर्टिस्ट ड्राइंग्स. दिस इज जेनेटिव केस. This is called a genitive case. That's a different meaning altogether. But you remember that Kabir, the reformer, where Kabir is karta, so he comes under nominative. And yesterday I met your uncle, the doctor. Uncle becomes karm karak and doctor is in apposition with uncle. So that becomes accusative case. So dear children, with this, your understanding of nouns and its various aspects must have become much more clearer. संज्ञा और उसके जो विभिन्न पहलू हैं उसको अब आपने समझा है. और you have studied noun in class 8, 9, 10, 11 also. But then this time there was much more deeper understanding, I hope, of nouns and its different aspects, different types, its relation with case, its relation with number, its relation with gender, and so on and so forth. I once again repeat that most of these rules related to noun, you don't have to mug up the rules. You have to understand each of the rules. Noun with singular, noun with plural, and so on and so forth. Understand it. समझने की कोशिश करिए. याद करने की, कंठस्थ करने की जरूरत नहीं. और हर एक के एक एक उदाहरण को आप बस याद कर लीजिए. In the process of learning this chapter on nouns, you have come across many words also. बहुत से नए नए शब्द आपने सीखे हैं. बहुत सारे नए शब्द, जैसे possessive. You are very possessive about your football. तुम अपने फुटबॉल के लिए बड़े वो रहते हो यार, पकड़े रहते हो उसको पूरे समय. कोई उसको छू देता है तो गुस्सा हो जाते हो. कोई फुटबॉल को किक मारता है तो तुम्हारा खून खौलने लगता है. ऐसी स्थिति में क्या हो, आप फुटबॉल के लिए बहुत पजेसिव हो, तो अधिकार बहुत जताते हो. So what I mean is, you have learned a lot of words also, and any language cannot be expressed, used properly if you don't have words in your kitty. आपके बैग में यदि पर्याप्त शब्द नहीं है तो लैंग्वेज आप ठीक से नहीं कर पाएंगे. It's good that you must have learned so many words. Practice it out. With that, your noun comes to an end.